हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। पॉइंट है थर्ड, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। देखो ये पॉइंट थर्ड कहाँ का है। देखो हमने सबसे पहले क्या किया था, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, वहाँ पर कुछ 7 पॉइंट्स थे हमारे पास, जिसमें से हमने पहला पॉइंट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कर लिया और दूसरा था सॉइंग। अब थर्ड आता है हमारे पास एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। देखो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, देखो मैन्योर सिंपल भाषा में हम क्या बोल सकते हैं कि ये देसी खाद होती है और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, केमिकल वाली खाद होती है। ठीक है, एक टर्म आती है मैन्योरिंग। इसका मतलब क्या होता है कि यूज ऑफ मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इज कॉल्ड मैन्योरिंग। यूज करना मैन्योर का या फिर फर्टिलाइजर का, उसको क्या बोलते हैं, मैन्योरिंग बोलते हैं। ठीक है, दिस सब्सटेंस एनहांस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल को इंक्रीज करना मतलब क्या है, उसकी उपजाऊ शक्ति को जो है बढ़ा देती है ये फर्टिलाइजर्स या फिर मैन्योर। ठीक है, अब बात करते हैं अलग अलग इसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। देखो मैन्योर क्या होता है, मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस obtained from the decomposition of plants और animal waste। देखो मैन्योर क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि आपको मिलता है कहाँ से, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। देखो इसमें क्या होता है, फार्मर क्या करता है, एक बड़ी सी मालूम जगह है, वहाँ पर एक गड्ढा बनाया हुआ है। ठीक है, और उसमें प्लांट्स हो गए और एनिमल वेस्ट यानी कि काउ डंग वगैरह यानी कि गाय का गोबर वगैरह, वो उसमें क्या करते हैं, सब कुछ डालते रहते हैं और वो क्या होता है, धीरे धीरे डिकम्पोज हो रहा होता है। उसके बाद वो क्या बन जाता है, मैन्योर बन जाता है, यानी कि खाद बन जाती है, उसका वो यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो था मैन्योर। उसके बाद बात करते हैं हम फर्टिलाइजर्स की। फर्टिलाइजर्स क्या है, केमिकल्स हैं बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रेंट्स। तो केमिकल्स हैं और ये रिच होते हैं पर्टिकुलर किसी भी न्यूट्रेंट, मतलब कि अलग अलग टाइप के होते हैं, किसी में कोई न्यूट्रेंट होगा, किसी में कोई न्यूट्रेंट होगा। जैसे कि हमने एग्जाम्पल दिए हैं, यूरिया, एमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, एनपीके। एनपीके मतलब क्या है, यहाँ पर आपके पास एन का मतलब है यहाँ नाइट्रोजन भी है, इसमें फॉस्फोरस भी है और पोटेशियम भी है। देखो एन से नाइट्रोजन और फॉस्फोरस पी से हो गया, और के से हम सिंबल किसका लिखते हैं, पोटेशियम का लिखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद पोटेशियम सल्फेट हो गया, एमोनियम फॉस्फेट एंड पोटैश। देखो जैसे यूरिया और एमोनियम सल्फेट है, ये होता है नाइट्रोजन के लिए यूज़। ठीक है, और जैसे सुपर फॉस्फेट हो गया या फिर ये एमोनियम फॉस्फेट हो गया, ये फॉस्फोरस के लिए यूज़ होता है। और जो ये आपके पास पोटेशियम सल्फेट और पोटैश, ये पोटेशियम के लिए यूज़ होता है। और ये एनपीके, तो इसमें तीनों ही चीज़ें आ गई। ठीक है, तो मतलब क्या है, अलग अलग न्यूट्रेंट्स के लिए आपके पास अलग अलग फर्टिलाइजर है। ठीक है, और ये प्रोड्यूस कहाँ पर होते हैं, फैक्ट्रीज़ में, यानी कि ये कहाँ बनते हैं, फैक्ट्रीज़ में बनते हैं। तो फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। और मैन्योर कहाँ होता है, फील्ड में। ठीक है ना, खेतों में ही बन सकता है मैन्योर तो। ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स कहाँ बनते हैं, फैक्ट्रीज में बनते हैं। ठीक है, अब जो फर्टिलाइजर्स है इसकी हेल्प से क्या फ़ायदा है। अब फर्टिलाइजर्स की हेल्प से फार्मर्स को क्या होता है, जितनी उनकी क्रॉप्स की पैदावार पहले थी, फर्टिलाइजर्स डालने से क्या हो जाती है, वो पैदावार ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, जैसे कि क्रॉप्स कैसे, जैसे वीट हो गई, पैडी हो गई, मेज हो गई, इन सब की पैदावार ज़्यादा होगी अगर वो फर्टिलाइजर्स डालेंगे। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प्ड फार्मर टू गेट बेटर ईल्ड ऑफ क्रॉप्स। ईल्ड मतलब क्या होता है, पैदावार किसकी, फसलों की ज़्यादा पैदावार मिलेगी उसको, यानी कि बढ़िया पैदावार मिलेगी। ठीक है, सच एज वीट, पैडी एंड मेज। ठीक है, लेकिन एक्सेसिव यूज़ अगर करेंगे फर्टिलाइजर्स का, तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी कम हो जाएगी, मतलब उसकी उपजाऊ शक्ति भी कम होगी अगर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स ही यूज़ करते जा रहे हैं। ठीक है ना, कि हमारी फसल ज़्यादा हो, इस लालच में क्या करें, फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और फर्टिलाइजर्स की वजह से वाटर पोल्यूशन भी होता है। अब आपको कि वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, जैसे फर्टिलाइजर्स डाला हुआ है खेतों में, ठीक है, अब वो क्या हो रहा है, पानी के साथ भी वॉश आउट हो रहा है, पानी तो डलेगा ही उनमें। ठीक है, रेन हो गई, रेन की वजह से वो वॉश आउट होगा, तो वो पानी कहीं ना कहीं तो जाएगा ही। कहाँ जाता है, वो रिवर्स में जाता है, तो वहाँ से ही हमारा क्या है, पानी का सोर्स है। तो वो कहाँ जाएगा, अब वो ऑब्वियस ही बात है, वो क्या है, बड़ा हार्मफुल पानी हो गया, क्योंकि उसमें फर्टिलाइजर्स ऐड हो गए, तो वो लोगों के लिए भी हानिकारक ही है जो लोग पिएंगे पानी को। और दूसरा, जो रिवर्स वगैरह में जो फिशेस वगैरह हैं, वो तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, मर भी जाती हैं, समझ रहे हो, तो यानी कि हार्मफुल है एक तरह से। ठीक है, तो वाटर पोल्यूशन भी होता है इसकी वजह से, तो यही लिखा हुआ है, बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल होगा, एंड फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, और वाटर पोल्यूशन का भी सोर्स हो गया फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो ये देख लो कितने हानिकारक हैं। ठीक है, तो हम कर क्या सकते हैं, देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, अगर हम मेंटेन करना चाहते हैं फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, तो क्या करें, एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ क्या करना पड़ेगा, हमें अवॉइड करना चाहिए। एंड यूज़ ऑफ मैन्योर शुड बी प्रमोटेड, और यूज़ करना मैन्योर का फर्टिलाइजर्स की जगह पर, ये हमें ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। समझ रहे हो, मैन्योर क्योंकि क्या है, हमारा देसी खाद है जो कि हार्मफुल नहीं होता। ठीक है ना, जो लोग खा भी रहे हैं, खाना खा भी रहे हैं, जैसे ये क्रॉप्स जो फर्टिलाइजर्स हैं ये भी नुकसान करती हैं,
लेकिन अगर जो क्रॉप्स मैन्योर में होंगी, जो मैन्योर डाल के जो पैदावार हुई है क्रॉप्स की, वो बहुत फ़ायदेमंद है ह्यूमन बींग्स के लिए भी, ठीक है। तो हमने यहीं पर ही क्या बनाया है, एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर की भी बात करेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें क्या क्या फ़ायदा है मैन्योर की वजह से। देखो, इट एनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है। सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ती है मैन्योर डालने से। दूसरा क्या, इट मेक्स द सॉइल पोरस। पोरस क्या होती है, थोड़ी सी, जिसमें क्या होगा, आप मान लो एक उंगली अपनी उसमें डालोगे तो वो भी अंदर पेनिट्रेट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इतनी ज़्यादा यानी कि वो लूजन होती है, ठीक है। इट मेक्स द सॉइल पोरस, पोरस भी रहेगी, ढीली ढीली सी रहेगी, ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम ईजी। अगर मैं पोरस का एक पर्टिकुलर मतलब बताऊं तो बारीक बारीक से कहते हैं ना, छेद से रहेंगे उसके अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, गैसेज का एक्सचेंज क्या हो जाएगा, वो ईजी रहेगा, ठीक है। तो मैन्योर की हेल्प से ये भी होता है। आगे हमारे पास देखो यहाँ पर थर्ड पॉइंट क्या कहता है, कहता है इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। ऑब्वियसली बात है, पोरस हो गई है वो, यानी कि क्या है, ढीली सी है, उसमें बारीक बारीक छेद भी हैं, तो माइक्रोब्स क्या है, यानी कि वो अर्थ वॉर्म्स वगैरह क्या होंगे, जैसे मैंने पहले भी बताया, ठीक है, वो बाहर आ सकते हैं, अंदर जाएंगे, तो ऑब्वियसली बात इसकी वजह से इंक्रीज होंगे ना वो माइक्रोब्स जो होंगे, और उसकी हेल्प से आपको पता है क्या होता है, वो दोबारा लूज करते हैं और टर्न करते हैं सॉइल को, वो बड़ी हेल्प करता है फार्मर की इस चीज़ में, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, इट डज नॉट कॉज वाटर पोल्यूशन। ऑब्वियसली बात है, कुछ हार्मफुल चीज़ें है ही नहीं है तो वाटर पोल्यूशन होगा ही नहीं। फिफ्थ क्या कहता है, इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव। ऑब्वियसली बात है, एक्सपेंसिव तो है नहीं, क्योंकि ये तो क्या हो रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट से ही बन रहा है डिकम्पोज होके, समझ रहे हो, तो एक्सपेंसिव नहीं होगा। एंड कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वेस्ट इन द फॉर्म, वही बात जो मैं आपको बता रहा था अभी, ठीक है, क्लियर है इतनी कहानी। अब देखो, कुछ नेचुरल मेथड्स भी हो सकते हैं टू रिस्टोर द सॉइल फर्टिलिटी, मतलब सॉइल की यानी कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति जो है उसको बढ़ाने के लिए या उसको रिस्टोर रखने के लिए कुछ नेचुरल मेथड भी हो सकते हैं। क्या हो सकता है, पहला मेथड तो कि आप फील्ड को अनकल्टिवेटेड यानी कि उसमें कुछ भी क्रॉप्स मत लगाओ, ठीक है, एक सीज़न के लिए या 2 सीज़न के लिए उसमें कोई भी क्रॉप मत लगाओ। उससे होगा क्या, जो वो फील्ड है आपका, उसमें क्या जो भी वेस्ट जो प्लांट्स लगे हुए हैं या फिर जो उसमें एनिमल्स हैं यानी कि वो जो अर्थवॉर्म्स वगैरह वो जो भी होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, उनकी वजह से क्या होंगे, वे डिकम्पोज होंगे वहाँ पर, और जो न्यूट्रेंट्स हैं वो दोबारा से क्या होंगे, सोइल में आएंगे, ठीक है, क्योंकि क्या काम कर रहा है वो, मैन्योरिंग का काम हो जाएगा वहाँ पर एक तरह से, ठीक है। तो यानी कि एक नेचुरल मेथड भी है हमारे पास सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने का, वो क्या है कि लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड। अनकल्टिवेटेड क्या है कि कोई भी उसमें खेती नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और अनकल्टिवेटेड का दूसरा मतलब क्या होता है, फैलो। फैलो वर्ड आपकी बुक्स में भी होगा, फैलो, ठीक है। लीव द फील्ड फैलो या अनकल्टिवेटेड फॉर 1 और मोर सीजन। तो क्या होगा, द अनकल्टिवेटेड फील्ड रिगेन्स द न्यूट्रेंट्स, रिगेन करेंगे न्यूट्रेंट्स बाय डीकम्पोजिशन ऑफ रिमेन्स ऑफ प्लांट, जो भी वहाँ प्लांट्स रह गए और एनिमल्स रह गए उनके डीकम्पोजिशन से दोबारा से जो अनकल्टिवेटेड फील्ड है वो रिगेन कर लेगी न्यूट्रेंट्स को। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। सेकंड क्या है, अनदर मेथड क्या है, रिप्लेनिशिंग द सॉइल। रिप्लेनिशिंग क्या होता है, मतलब कि क्या मेथड है दूसरा, रिप्लेनिशिंग यानी कि एक तरह से आप बोल सकते हो कि न्यूट्रेंट्स की भरपाई करने का दूसरा क्या मेथड हो सकता है, जो कमी आ गई न्यूट्रेंट्स की वो दोबारा से उसमें डल जाए, दैट इज रिप्लेनिशिंग, ठीक है, भरपाई न्यूट्रेंट्स की सॉइल में। उसके लिए दूसरा मेथड क्या है, क्या हो सकता है वो, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या है कि डिफरेंट क्रॉप्स जो हैं वहाँ पर लगाई जाएं अल्टरनेटली, ठीक है। जैसे जो पहले की बात हम करें तो नॉर्थन इंडिया में होता क्या था, कुछ लेग्यूमेंस प्लांट्स होते हैं। लेग्यूमेंस प्लांट्स क्या होते हैं, जैसे जो चारे के लिए यूज़ करते हैं एनिमल्स के लिए, जो फलीदार पौधे टाइप होते हैं, ठीक है। तो वो एक सीज़न में वो लगाते थे और अगले सीज़न में वीट यानी कि गेहूँ लगाते थे, क्योंकि उस टाइम पे क्या होते थे, किसानों के पास एनिमल्स वगैरह भी होते थे, ठीक है। अब तो ऐसा नहीं है, कुछ के पास हैं, बहुत से ऐसे हैं जिनके पास नहीं है, तो वो चीज़ लगाते ही नहीं है, समझ लो। लेकिन उस टाइम पे वो बहुत अच्छा सोर्स था, क्योंकि लेग्यूमेंस प्लांट्स जो लगते थे उनकी वजह से क्या होता था, नाइट्रोजन जो होता था सॉइल में वो फिक्स रहता था, मतलब कि नाइट्रोजन को वो बांध के रखते थे लेग्यूमेंस प्लांट्स, कहाँ पर, सॉइल में। उसका भी रीज़न होता था, आपने पढ़ा था पहली क्लासेस में अपनी, कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो प्रेजेंट होता है इन प्लांट्स की रूट्स के नोड्यूल्स में। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होता है उसको वहाँ फिक्स करके रखता है, मतलब कि सॉइल में डिस्ट्रीब्यूट करता है। समझ रहे हो इस बात को, ठीक है। तो इस चीज़ को ही यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रेंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन, ठीक है, क्रॉप रोटेशन के थ्रू होता है। एंड दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली डिफरेंट क्रॉप्स अगर हम लगाएंगे तो उसकी वजह से क्या होता है, न्यूट्रेंट्स दोबारा से सॉइल में गेन करते हैं, ठीक है। अर्लियर जो फार्मर्स इन नॉर्थन इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूमस एज फोडर। लेग्यूमस क्या होता है, जो फलीदार पौधे होते हैं, एज फोडर, फोडर मतलब चारे के लिए यूज़ करते थे, इन 1 सीज़न, एक सीज़न में। जैसे उन्होंने मान लो
जून और जो सितंबर वाला रेनी सीजन है उसमें लेग्यूम्स लगाए हैं क्रॉप्स, और वीट इन द नेक्स्ट सीजन, और नेक्स्ट सीजन में वीट लगा दी। तो उसकी हेल्प से दिस हेल्प इन रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन। इसकी हेल्प से क्या होता था, नाइट्रोजन जो थी वो सॉइल में रहती थी, ठीक है ना, या दोबारा से रिगेन कर पाते थे, रिप्लेनिशमेंट होती थी सॉइल की विद नाइट्रोजन। तो ये होता क्यों था, क्योंकि जो ये लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं इनमें क्या होता है, एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। कहाँ होता है ये, लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स के जो नोड्यूल्स होते हैं, नोड्यूल्स क्या होते हैं, जैसे ये हमारे पास ये रूट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर ये देखना गोल गोल ना, ये नोड्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो वो नोड्यूल्स क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उसको सोइल में प्रोवाइड करते रहते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, एक रिप्लेनिशमेंट हो जाता है नाइट्रोजन का, समझ रहे हो। तो ये क्या है, एक नेचुरल मेथड्स हो गए कि कोई फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं हुई, लेकिन इस तरीके से क्या होता था पहले। अब आजकल तो क्या है कि एनिमल्स इतने रहे नहीं हैं किसानों के पास, तो वो क्या करते हैं, पैडी की फसल लगा लेते हैं वहाँ पर, ठीक है। मतलब ये बात क्या कि पैडी की भी ज़रूरत है, लेकिन लार्ज क्वांटिटी में अब पैदावार हो रही है इन चीज़ों की, ठीक है। तो फर्टिलाइजर्स ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, वो क्या है, सब शरीर को नुकसान ही करते हैं फर्टिलाइजर्स, तो आपको पता ही है। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले जो फार्मिंग होती थी वो अपने सर्वाइवल के लिए मोस्टली यूज़ होती थी, या थोड़ा बहुत कि हाँ चलो मार्केट पर्पज़ के लिए यूज़ कर लेते थे। अब क्या है, मोस्टली ध्यान कहाँ पर है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जाए, उसकी वजह से फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और यही नुकसानदायक है। तो इसलिए जो पहले करते थे फार्मर्स, ठीक है, उस चीज़ के लिए थोड़ा सा प्रमोशन करनी चाहिए इस चीज़ की, नेचुरल मेथड्स को लें ताकि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ रहे रेदर देन की फर्टिलाइजर्स का यूज़ करें, ठीक है, समझ रहे हो। और मैन्योर तो है ही है बेस्ट इस चीज़ के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। तो डिफरेंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है फर्टिलाइजर्स और मैन्योर का। देखो पहला तो आपको पता है ये एक मैन मेड ऑर्गेनिक साल्ट है, ठीक है, मैन मेड है, फैक्ट्रीज में बनता है जो, और इट इज़ अ नेचुरल ऑर्गेनिक, ये नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। क्यों, क्योंकि ये आपको पता ही है डिकम्पोजिशन से बनता है प्लांट्स और एनिमल्स की, क्लियर, एनिमल्स के जो वेस्ट जो होता है यानी कि काऊ डंग वगैरह उसकी वजह से बनता है, ठीक है। सेकंड क्या है, इट इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, ये फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज में बनते हैं, एंड इट कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स, ऑब्वियस बात है फार्मर खेतों में इसको प्रिपेयर कर सकता है, ठीक है, मैन्योर को। थर्ड क्या है, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, ये कोई ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करते सॉइल को, ठीक है, क्योंकि ये आपको पता है डायरेक्टली किस में जाते हैं, डायरेक्टली किसको हेल्प करते हैं, जो क्रॉप्स होती हैं उनको। और जो मैन्योर है ये सॉइल में जो होती है ह्यूमस पैदा करते हैं, ह्यूमस यानी कि न्यूट्रेंट रिच बनाते हैं उसको, ठीक है। फोर्थ क्या है, दीज आर रिच इन प्लांट न्यूट्रेंट, वही बात आ गई, सॉइल में तो नहीं इतना करते, लेकिन ये रिच इन प्लांट न्यूट्रेंट्स होते हैं, लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, और आपको पता है ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं, तो वाटर के थ्रू भी हम इसको देते हैं खेतों में ताकि डायरेक्टली एब्जॉर्ब करें क्रॉप्स इसको, ठीक है। लेकिन मैन्योर में क्या है, दीज आर रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रेंट्स, ऑब्वियसली बात है लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रेंट्स रहेंगे, बिकॉज ये डायरेक्ट सॉइल को जो है अफेक्ट करता है मैन्योर, ठीक है, यानी कि वहाँ पर न्यूट्रेंट रिच बनाता है उसको, ठीक। नेक्स्ट क्या है, दीज आर एक्सपेंसिव, फर्टिलाइजर्स एक्सपेंसिव हैं, ऑब्वियस एक्सपेंसिव रहेंगे बिकॉज ये फैक्ट्रीज में बन रही हैं, ठीक है, तो एक्सपेंसिव ही रहेंगी, इनमें सब कुछ प्रॉफिट लॉस वाली कहानी रहेगी, आपको पता है मार्केट का वो सारा इसमें आ जाएगा, इसलिए एक्सपेंसिव भी है। एंड इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव, मैन्योर तो आप खुद बना रहे हैं, ठीक है, और वेस्ट मटीरियल से ही बन रहा है, तो ये क्या है, एक्सपेंसिव नहीं है इतना। जैसे इसके एग्जाम्पल्स में यूरिया, पोटैश, ये सब मैंने आपको बताया था। और इसके एग्जाम्पल में आ गया ये सुन हेम्प। सुन हेम्प क्या है, ये आपके पास एक पौधा है, और इसमें क्या होता है, ऊपर येलो येलो से फ्लावर्स आते हैं, ठीक है, और ये ग्रीन मैन्योरिंग के लिए काम में आता है, ठीक है ना। तो ये भी डिकम्पोज होता है जब उसमें सॉइल में, तो फर्टिलिटी सॉइल की इंक्रीज़ करता है, ठीक है। तो ये तो एक वन ऑफ एग्जांपल हमने ले दिया, नहीं तो मैन्योर के लिए तो आपको पता है अलग से भी हम बहुत से कंपास्ट वाली टेक्निक यूज़ करते हैं, जैसे कि ये तो ग्रीन मैन्योर में यूज़ होता है कि प्लांट्स लगा दिए और उन्हीं को ही उसमें सॉइल में निकाल दिया, और वो वहाँ पर ही क्या होंगे, एक तरह से ग्रीन मैन्योर का काम करते हैं। लेकिन और कंपास्ट वाली टेक्निक भी आपको बताइए कि बड़ा सा गड्ढा लेकर उसमें क्या करते हैं, प्लांट्स को डाल दिया, और जो काऊ का डंग हो गया उसको डाल दिया, ठीक है, तो डिकम्पोज होता रहता है, वो भी वहाँ पर काम करता है, ठीक है, तो वो भी मैन्योर है। तो ये तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल वैसे ही बता दिए कि आपको पता होना चाहिए, ग्रीन मैन्योर के लिए इसमें एग्जांपल है, और यहाँ पर ये फर्टिलाइजर्स के लिए है, ठीक है। बताओ समझ में आया, ठीक है। अब देखो ये आपको फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में डिफरेंस पता चल गए, ठीक है। अब देखो जरा, इसमें आपके पास एनसीईआरटी में एक्टिविटी है 1.2, यहाँ पर देखना आप, ठीक है। इस एक्टिविटी में क्या बताया गया है कि आपके पास ये जैसे ABC 3 आपने गमले ले लिए, ठीक है। इसमें क्या किया आपने, कुछ ग्राम सीड्स ले लिए, या हम कहें कुछ मूंग के सीड्स ले लिए, ठीक है, वो आपने यहाँ पर सो किए, किसमें, मिट्टी में। लेकिन ये जो आपने जो लिया गमला, इसमें क्या किया आपने, थोड़ा सा काऊ डंग भी डाल दिया मिट्टी के साथ, ठीक है। और B में क्या किया आपने, थोड़ा सा यूरिया ऐड कर दिया, और C को एज इट इज़ रखा नॉर्मल सॉइल के साथ, ठीक है। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, थोड़े दिन बाद जब आपने पानी पुनी दिया उसमें, और 7-8 दिन बाद जब आप देखते हो क्या कि जिसमें आपने यूरिया डाला था उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा थी,
ठीक है, क्योंकि आपको पता है यूरिया डाला यानी कि ये फर्टिलाइज़र था और ये क्या था, वेल सोल्यूबल इन वाटर, और ये आराम से एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट्स इसको, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ग्रोथ ज़्यादा हुई है इसकी, ठीक है। लेकिन ए में जहाँ पर आपने काऊ डंग डाला था यानी कि एक तरह मैन्योर डाला, तो यहाँ पर क्या हुआ है, एज़ कम्पेयर टू बी थोड़ा छोटा था ये प्लांट, लेकिन हेल्दी था और ये भी अच्छी तरीके से बढ़ रहा था, लेकिन एज़ कम्पेयर टू बी छोटा ही था। सी में हमने क्या, जिसमें ना तो काऊ डंग डाला ना ही यूरिया डाला, ये तो बहुत ही छोटा था, इसकी ग्रोथ बहुत ही धीरे थी और बहुत ही छोटा रहा ये प्लांट, ठीक है। तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा एक्टिविटी 1.2 में भी हमें क्या डिफरेंस दिखाया गया था फर्टिलाइजर्स और मैन्योर का, कि ठीक है फर्टिलाइजर्स की हेल्प से ज़्यादा पैदावार तो है, लेकिन उसके नुकसान की भी हमने बातें तो की हैं यहाँ पर, ठीक है बात, ठीक है। तो ये था हमारे पास थर्ड पॉइंट, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। किसका था ये थर्ड पॉइंट, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का, ठीक है। अब इसका फोर्थ पॉइंट जो आता है हमारे पास, इरिगेशन आता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।